आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हमने 8607 टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बनाई है, जो कि बीएड 1.5 एयर प्रोग्राम और साथ साथ 2.5। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से पैंडेमिक कंडीशन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की वर्कशॉप भी कैंसिल हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टेंशन में हैं कि हम 8607 के लिए क्या करें। तो 8607 जो है बेटा आपके पास 1.5 ईयर प्रोग्राम के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको स्कूल में जाकर एक ऐसी इंटर्नशिप करनी होती है 14 डेज़ की, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें देखकर या ऑब्ज़र्व करके या मुशाहिदात लेकर सीखते हैं। तो आपको इस बुकलेट का ये टाइटल पेज नज़र आ रहा है और आपके पास ऐसी बुकलेट आई होगी। इस पर बीएड 1.5 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, 1.5 साल प्रोग्राम, लेकिन इसके अलावा ये बीएड 2.5 ईयर में भी इस्तेमाल हो रही है। तो आपको इसका पेपर नहीं देना है 8607 का, बल्कि इस बुकलेट में दी गई तमाम मालूमात को बहुत अच्छे अंदाज में पुर करना है, फिल करना है और इसको सबमिट कराना है, और इसी की बुनियाद पर आपको नंबर दिए जाएंगे। उस इस बुकलेट को आप खोलेंगे तो इसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आप देखिएगा, आपके पास लिखा है बीएड 1.5 ईयर मैनुअल है टीचिंग प्रैक्टिस 1। कोर्स कोड नंबर आपका दिया हुआ है बेटा 8607। यहाँ अपना रोल नंबर बहुत केयरफुली लिखिएगा, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा। अब आ जाइए मार्क्स एलोकेशन के ऊपर। आप अगर वर्कशॉप लेते तो इस कोर्स की वर्कशॉप 3 दिन की होती है, जिसमें आपके वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर और एक अदद रिसोर्स पर्सन आपके 4 लेक्चर्स 3 दिन लेते हैं और उसमें आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, उसके 10 मार्क्स हैं। फिर आपके फील्ड नोट्स हैं। फील्ड नोट्स क्या होते हैं बेटा, आप जब स्कूल में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको वहाँ जाके क्या करना होगा कि आप वहाँ लाइब्रेरी में भी जाएंगे, साइंस लैब में भी जाएंगे, तो आप गार्डन में भी जाएंगे, आप सारे स्कूल्स का विज़िट करेंगे। जब स्कूल्स का विज़िट करेंगे तो वो आपकी फील्ड होगी, तो उसके बारे में जो आप लिखेंगे वो फील्ड नोट्स हो गए। फिर आ जाइए आपके 50 मार्क्स जो है वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के। इस पूरे के पूरे इंटर्नशिप के दौरान आपको 2 बार एक टीचर की या एक से ज़्यादा टीचर्स की क्लासरूम ऑब्जर्वेशन लेनी है। आपको क्लास में जाके पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको क्लास में जाके जो टीचर पढ़ा रही है उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, उसके बारे में लिखना है, और जो लिखेंगे आप उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके साथ एक अदद एक कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र होगा जो कि आपको लीड करेगा इस पूरे प्रोग्राम में, तो वो लिखता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 100। ये आपके पास पब्लिशर्स के नेम और ये इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके पास टीम मेंबर्स का है जिन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब के बारे में आपको आगाही दी है। कंटेंट्स में सबसे पहले जाके कोर्स डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना है आपने, और आपने ये देखना है कि आपके आईएलओस या आपके इस वक्त लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। टीचिंग प्रैक्टिस 1 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की गाइडलाइन दी हुई है कि आपको किस तरह से लिखनी है, क्योंकि जब हम खुद टीचर होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा एक अपना अंदाज़ होता है, लेकिन जब हम किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हमारे जो देखने का नज़रिया है या जो हमारे देखने का ज़ाविया है वो बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। जब हम किसी को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो समझे हम 9 की नज़र से देख रहे होते हैं, और जब हम खुद को देख रहे होते हैं तो 6 की नज़र से देख रहे होते हैं, तो देखने के ज़ाविये मुख्तलिफ हो जाते हैं। बहरहाल स्कोरिंग गाइड फॉर प्रैक्टिकम रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद स्केजुअल ऑफ वर्कशॉप, अब ये वाला पार्ट तो आपका हो नहीं रहा, ठीक है, तो इसको आपने छोड़ देना है। स्टूडेंट्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको इस पूरे के पूरे मैनुअल में सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 2 चीज़ों पे करना है। एक तो कि स्टूडेंट्स, आपका जो तालिब इल्म है वो आपका सेंटर्ड है, ठीक है, सारी चीज़ें उसी के अराउंड है, तो आपको स्टूडेंट्स के हिसाब से किस तरह से चलना है, और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि उसको मोरली कैसे डेवलप करना है, उसको बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, और बीइंग अ प्रोफेशनल वो अपने स्कूल्स में उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें, यानी टीचर्स का एक पर्टिकुलर जो स्टेटस है विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, वो सब आपने यहाँ देखनी है। उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिकम के लिए आपके पास एक साइट अप्रूवल फॉर्म है। अब क्योंकि स्कूल नहीं खुले हुए, आप स्कूल्स में पढ़ाने नहीं जा रहे, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर है पेरेंट्स गाइडेंस परमिशन फॉर्म। यकीनन आप जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी बात करेंगे, तो उनको उनको आपने क्या करना है, आपको वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको अपने एतमाद में लाते हुए टीचर्स या पेरेंट्स के लिए भी एक फॉर्म फिल करना होता था, लेकिन अब क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथराइजेशन फॉर्म, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये बता दूँ आपको कि ये क्या होता था। जब आप वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे होते थे तो वर्कशॉप कंडक्ट करने के बाद, यानी आप जब स्कूल्स में जाते थे तो आपको ये बुकलेट्स लेकर जाना होता था और उन्हें बताना होता था कि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ या रखता हूँ और मैंने बीएड प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मैं यानी बीएड प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको वो परमिशन देते थे। परमिशन देने के बाद जब आप वहाँ इंटर्नशिप कर लेते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट के ऊपर स्टैम्प लगाकर इस बात का की मालूमात फराहम करने का मौका मिलता था कि मैंने इस स्कूल में इंटर्नशिप की है, तो वो आपका ऑथराइजेशन फॉर्म था। फिर सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखी हुई है इसमें एक बहुत अच्छी मिस फौजिया की, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर रेफरेंसेस हैं, ऑब्जर्वेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको कैसे फिल करना है, फील्ड नोट्स क्या आएंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपको डिफरेंट जगहों पर स्कूल में जाकर हर जगह ऑब्जर्वेशन लेनी है। फिर 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है जो आपकी ये 50-50 मार्क्स की, और ये फील्ड नोट्स आपके कितने हो गए 40 मार्क्स के। तो चलें आप देखिए इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन तकरीबन मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। आपके लर्निंग आउटकम्स क्लियर हैं, आपको 3 टास्क करने हैं, एक फील्ड नोट्स बनाने हैं और 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनानी है। तो देखें आपके पास यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिकम 3 क्रेडिट आवर्स लिखा हुआ है। इसमें पहला सेगमेंट जो है आपका, उसमें क्या लिखा है 3 डेज़ वर्कशॉप, जो कि अब आपकी नहीं हो रही है। स्कूल विज़िट, अब आप स्कूल विज़िट पे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब पढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 वीक्स का आपको फिल करना है ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स समझ आ गए हैं, आपके स्कूल में जो भी जगह हैं जहाँ पर आप जाएंगे और ऑब्जर्वेशन लेंगे वो आपके फील्ड नोट्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और 2 ऑब्जर्वेशंस आपकी रिपोर्ट्स हैं। इन 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स में आपने क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनका कंटेंट, उनकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास है वर्कशॉप जो 3 डेज़ की। अब इसको तो आप छोड़ दें क्योंकि ये आपको समझ आ ही चुका है कि इसमें आपको क्या क्या करना है। इंटर्नशिप के बारे में बताना था आपको। वर्कशॉप का मकसद ये था कि जब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में जाकर वहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे, तो देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्कूल वाले जो हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इथिक्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंटर्नशिप, आपको कोड एंड कंडक्ट पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो आपको भी नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली किसी भी जगह का, जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस मैं क्यों बताऊंगी आपको कि मेरे स्कूल का कितना बजट है, कहाँ आता है, कहाँ लगता है, मैं सिर्फ ऊपर की सुपरफिशियल बातें बता सकती हूँ। तो आपको भी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा खुरेदें नहीं, ठीक है, और चीज़ों को मालूम ना करें, अपने दायरे में रहते हुए, अपनी लिमिटेशन में रहते हुए काम करें। वो आपकी हेल्प करें तो आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ घुलना मिलना भी नहीं है, आपको एक बॉर्डर लाइन बनानी है अपने लिए और उनके लिए। अब पर्पस ऑफ स्कूल विजिट, आप स्कूल में क्यों जा रहे हैं, ताकि आप वहाँ जाके मैनेजरी स्किल्स भी देख सकें और आप वहाँ पे क्लासरूम टीचिंग भी देख सकें। यानी आपके 2 एरियाज़ हैं, ताकि आप जब 3rd सेमेस्टर में आएँ तो वो लोग जो एक्शन प्लान बनाएंगे ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट साइड पर आ जाते हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाले। और दूसरा आपके पास कौन से बच्चे आ जाते हैं, लेसन प्लान वाले। तो लेसन प्लान वालों का टारगेट क्या होता है, टीचिंग। तो यहाँ पर्पस ऑफ स्कूल विजिट जो है वो 2 हैं आपके पास, एक मैनेजरी स्किल्स देखना है आपने स्कूल्स की, ठीक है, मैनेजमेंट को देखना है, और दूसरा आपने क्लासरूम टीचिंग को देखना है। इथिक्स ऑफ द एक्टिविटी आपको समझ आ गई कि अपने दायरे कार में रहते हुए आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए अपना काम करना है। प्री ऑब्जर्वेशन गाइड, अब आप जब ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले जब आप स्कूल में जाके प्रिंसिपल को बताते हैं कि मैं आपके स्कूल्स में ऑब्जर्वेशन करने के लिए आया या आई हूँ, तो वो आपको एक सुपरवाइज़र के हैंड ओवर कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक प्रिंसिपल ने एक टीचर का बता दिया कि मेरे स्कूल में ये मिस शाहिदा हैं, ये आपको गाइड करेंगी, ठीक है। तो आप मिस शाहिदा के साथ ही क्लासरूम में बैठेंगी। जिस वक्त एक टीचर पढ़ा रही है तो उस वक्त क्लासरूम में 2 लोग होंगे, एक तो आप होंगी जो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि मिस ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, मिस का जो है वो मिस की ड्रेसिंग कैसी थी, मिस का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा था, ठीक है, सारी चीज़ें। और फिर जब आप वो लिखेंगे तो उसको वो जो टीचर आपके पास जो सुपरवाइज़र के तौर पर वहाँ पर है, या कोऑपरेटिव टीचर भी कह सकते हैं आप उनको, तो वो कोऑपरेटिव टीचर्स आपकी लिखी हुई ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को पढ़ती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर रिमार्क्स देती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ऑब्जर्वेशन जो चेकलिस्ट होगी उसके अंदर आपको बताना होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं।
फिर आ जाती हैं टेक्निक्स फॉर द ऑब्जर्वेशन इन स्कूल्स। जब आप स्कूल्स में जाएंगे तो कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली आप वहाँ पे मेहमान के तौर पे जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे मेहमान के ही फ़राइज़ अंजाम देने, मेहमान नहीं बनना है। आपने स्कूल्स की इंतज़ामिया के साथ बहुत अच्छा रवैया रखना है, उनको बताना है कि मुझे ये एरियाज़ स्टडी करने हैं, मेरी 14 दिन की इंटर्नशिप है, मुझे कौन से टीचर्स की क्लासरूम ऑब्जर्व करनी है। पहले से आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए ताकि आप क्लास में जा सकें। प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड नोट्स, इन्हीं दिनों में आप अपने फील्ड नोट्स भी बना लेंगे कि आपको किन किन जगहों पर किस किस दिन जाना है। जैसे पहले दिन लाइब्रेरी जाना है, दूसरे दिन साइंस लैब जाना है, तीसरे दिन आपको क्लर्क रूम जाना है, चौथे दिन कहाँ जाना है, तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है। सम प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग स्कूल्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ आपके पास जो है वो मैनेजरी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आप पहले से डिस्कस कर लें और सोच लें कि कौन से स्कूल्स में किसी दिन अगर आप अल्लाह ना करे बीमार हो गए और ऑब्जर्वेशन लेने के लिए नहीं जा सकते, तो आप पहले से स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे कि मैं आज नहीं आ सकता या नहीं आ सकता। फिर है आपके पास स्कूल विजिट। स्कूल विजिट में देखें लिखा है 2 वीक्स इंटर्नशिप, दैट मीन्स 14 दिन का आपका ये प्रोग्राम है और आपने हर दिन स्कूल में 3 घंटे गुजारने हैं लाजमी। और ट्रेनी टीचर कौन है? आप हैं। जो टीचर सीख रहा है वो ट्रेनी टीचर है, यानी आप स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में जाके ये सीख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास वहाँ पर कौन होंगे? कोऑपरेटिव टीचर्स होंगे और सुपरवाइजर्स होंगे। फील्ड नोट्स एंड 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, इसके अंदर मेंशन हुआ है आपको, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने 2 टीचर्स की ऑब्जर्वेशन लेनी है और एक काम क्या करना है कि आपको 14 दिन के फील्ड नोट्स तैयार करने हैं, जो कि आपकी इसी बुकलेट में लास्ट में लिखे हुए हैं। फिर ये आपके पास सारी गाइडलाइन लिखी हुई है कि किस किस तरीके से आपने क्या क्या, क्योंकि इसके फोकस हमें जाना है। देखिए स्कोरिंग गाइडलाइन है आपके पास जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डेली फील्ड नोट्स हैं उसके 40 मार्क्स हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उसके 50 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स आपके वर्कशॉप के हो गए। ठीक है, तो आपकी टोटल जो है वो 100 मार्क्स हो गए और परसेंटेज आपकी कितनी है? 50, यानी 100 में से 50 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी। अब ये आपका था कि आपको स्कूल वर्कशॉप के अंदर जो है वो क्या क्या करना है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास फ़ायदा है लिखनी है, लेकिन पढ़ना बहरहाल आपके काम आएगा, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। ये स्टूडेंट्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीइंग अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ऑब्जर्व प्रोफेशनल डायरेक्शंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है? प्रोफेशनली डायरेक्शंस लेनी है एंड कॉन्फिडेंटली विद द चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है वो पेश आना है उनके फैमिलीज़ और स्टाफ के साथ। ठीक है, अराइव आ टाइम, स्कूल में आपने टाइम पर पहुंचना है। ये सारे काम तब होते हैं जब आप स्कूल जाते हैं और ये करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर्स हैं और जब स्कूल जाते हैं तो ये सारे काम ज़रूर करते हैं। उसके बाद है आपके पास प्रैक्टिकम टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म। अब ये जिस स्कूल का था वहाँ, यहाँ तो आपका नाम आ जाएगा ट्रेनी टीचर्स का, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। वहाँ पर आपके पास जो है जो टीचर्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो आपके मेंटोर हैं, मेंटोर कौन है? जो आपके पास कोऑपरेटिव टीचर्स या जो आपका सुपरवाइज़र है वो होगा, और उसके बाद फ़ोन नंबर है, फिर प्रिंसिपल है या उनकी स्टैम्प आ जाएगी। फिर है पेरेंट्स गाइडेंस फॉर्म। अब इसकी ज़रूरत नहीं है वरना ये आप स्टूडेंट को देते हैं और वो उसे फिल। ऑथराइजेशन फॉर्म है, ऑथराइजेशन फॉर्म ये आप देते स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट का नेम लिखते और उनकी क्लास लिखते और उनके पेरेंट्स यहाँ सिग्नेचर करते और आपको इजाज़त देते। अब आ जाए सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। आप क्या कर रहे हैं? नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर, आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल यहाँ आ जाएगा, नेम ऑफ द क्लास टीचर, आप जिस क्लास में गए, फॉर एग्जांपल वहाँ की क्लास टीचर है मिस समरीन, तो आपने उनका नाम लिखा। फिर आप कौन सी क्लास में गए? चौथी क्लास में गए, वो आपने लिखा। डेट एंड टाइमर, तो आपने क्या करना है? डेट और टाइम मेंशन करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के दूसरा पीरियड है तो दूसरे पीरियड में आपकी कौन सी क्लास है ये आपने बताना है। फिर आपके पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है? क्लास में हम रूल सेट कर लेते हैं कि बेटा सारे लोगों ने एक साथ जवाब नहीं देना, क्या करना है? आपको हैंड रेस करना है। ठीक है, होमवर्क मस्ट बी जो है सबमिटेड। अगर क्लास टीचर ने पिछले दिन कोई काम दिया है तो सबसे पहले आके वो पिछले काम के बारे में पूछेगा। चेकिंग बिफोर स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट लेसन, ताकि हम नेक्स्ट लेसन की तरफ जा सकें, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है।
क्लासरूम के रूल्स देखिएगा, टीचर्स ने इंस्ट्रक्ट कर दिए, उनको बता दिए। रूटीन जो है वो सारी उन्होंने, यानी जो पिछला काम है वो बच्चों का चेक कर लिया, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको पिछले टॉपिक में कोई क्यूरीज है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास प्रोसीजर, कौन सा मेथड जो है वो टीचर पढ़ा रही है। फॉर एग्जांपल कि आप कभी कभार डेमोस्ट्रेशन मेथड पढ़ाते हैं, कभी एक्टिविटी बेस्ड होता है, कभी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, कभी टीचर सेंटर्ड होता है, तो आपने यहाँ पे उस प्रोसीजर का नाम लिखना है। फिर लिखा है अदर इश्यूज डैट यू कंसीडर द रिलेटेड टू द रूल्स एंड रूटीन्स प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि वो और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो क्लासरूम के अंदर हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे ने हाथ उठाया, टीचर ने उस बच्चे को नेगलेक्ट कर दिया, या इस तरह की कोई चीज़ जो आप ऑब्जर्व करें वो आप यहाँ। फिर आ गई आपके पास सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। यहाँ पर आपने क्या करना है, वही नाम और ट्रेनी टीचर्स वगैरह का आ गया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, और इस तरह के आपके पास ये देखें इन्होंने टास्क दिए हुए हैं कि आपने यहाँ क्या मेंशन करा है। अब पॉजिटिव आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही है, ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स वर मोटिवेटेड, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में आ जाएगा। न्यूट्रल स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है कि टीचर्स का जो रवैया था वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा था, कहीं ऐसा तो नहीं अगर फीमेल टीचर है तो वो ज़्यादा फीमेल की तरफ फोकस थी, मेल से थोड़ा सा जो है वो उसका इंटरेक्शन कम था। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है वो आपने लिखना है कि वो बायस तो नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया और उसके बारे में ये लिखा गया। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपने कोई ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट लिख दें, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ लिखने की। Other issues that had considered related to the teachers' responses to the students' comments and noted। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लासरूम में ड्यूरिंग डिस्कशंस किसी किस्म की जो है वो बहस छिड़ जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं वो दोनों ग्रुप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के कोई इश्यूज़ वगैरह आए हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ क्लास आ जाएगी, जिस क्लास में जो टीचर पढ़ा रही थी उसका नाम आ जाएगा, डेट एंड टाइम। इसको पढ़िएगा, इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये मेंशन किया है कि जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसमें बेसिकली आपने लिखना क्या है। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, उसमें आपने बहुत सारी बातें लिखनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये लिखना है कि आज क्या हुआ क्लास के अंदर, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तजर्बे के दौरान आपने क्या महसूस किया, ठीक है, या आपको जब टीचर पढ़ा रही थी तो आपको आपके ख़ुद के क्या ख़यालात थे उस बारे में, कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं पेश आया, और अगर आया तो उसकी बेहतरी के लिए टीचर ने क्या किया, ठीक है, आज क्लास में टीचर को कौन कौन सी कामयाबियाँ हासिल हुई, कौन कौन से टास्क उसने अचीव किए, इसके अलावा जो है वो आज के जो टारगेट्स थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के टास्क पूरे नहीं हो सके तो इसकी वजह से फ्यूचर वाले जो टास्क हैं आपके उसमें कोई ना कोई मसला आएगा। आज टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है, आज कौन कौन सी AV एड्स इस्तेमाल किए गए, या टीचर जो है उसका स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश मिजाजी से पेश आई क्लास में और नहीं आना चाहिए था जिसका स्टूडेंट्स ने फ़ायदा उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं दौरान तदरीस या पढ़ाते हुए टीचर्स को किसी मसाइल का सामना करना पड़ा, या मल्टीमीडिया से पढ़ा रही थी, लाइट चली गई, टीचर की प्लानिंग नहीं थी कि अगर लाइट चली जाए तो उसे क्या करना है। इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास इस ऑब्जर्वेशन, खासी बड़ी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, इसमें रिफ्लेक्टिव नोट लिखे हुए हैं, तो आपने ये सब कुछ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे आपको याद रखना है कि आपने जब ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है ना तो उसके लिए पहली गाइडलाइन तो यही है कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी कि आपको क्लासरूम का मैप पता होना चाहिए, यानी आप ये देखें मेज़ें कुर्सियाँ ऐसी रखी हुई हैं, बोर्ड सही है, चॉक्स अवेलेबल हैं, अलमारियाँ वगैरह जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, क्लासरूम ऐसी है कि अगर कोई एक्टिविटी मेथड करवाया जाए तो क्लास का नक्शा चेंज किया जा सके। इस तरह तो ये देखना है कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रही हैं तो उनके पास स्केजुअल है, उस स्केजुअल के मुताबिक पढ़ा रही हैं या उस। अब आ जाइए यहाँ पर, आपके पास ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है आपने सारी डिटेल्स लिखनी है।
इसमें सबसे पहला जो है वो आपके पास है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि टीचर का जो नफ्स मज़मून है, जो टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर टीचर को कमांड है या नहीं है, महारत है या नहीं है, और किस कदर गहराई के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टीचर स्टूडेंट को फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा रही है या रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा रही है, तो टीचर खुद कितने अच्छे अंदाज में उसके बारे में मालूमात रखती है। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे तंजीम और तरतीब। तो किस तरह से जो है वो आपने टॉपिक को स्टार्ट किया, किस तरह से ये डिसाइड किया कि कितना कितना पढ़ाएंगे और एंड तक आपका टॉपिक सही तरीके से चला या नहीं चला, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद है रैपिड विथ स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है तलबा के साथ जज्बाती तौर पे कैसा रवैया, तलबा को दिलचस्पी बरकरार रखी है या नहीं रखी है। आपने कभी कभार ऐसा होता है टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर जो है वो अपने टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक से हट जाता है। तो आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही तसलसल के साथ चल रही हैं या नहीं। टीचिंग मेथड कौन सा है, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। अगर AVRs यूज़ कर रहे हैं आप, या क्लास के अंदर ग्रुप डिस्कशंस करा रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड करा रहे हैं, तो कौन सा मेथड यहाँ यूज़ किया गया है और क्या वो मेथड जो है वो इस टॉपिक के हिसाब से जो टीचर पढ़ा रही है वो सही था या नहीं था, ये भी चेक करना है आपने। फिर है लेसन प्रेजेंटेशन। लेसन प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये बताना है कि जो बेसिकली जो लेसन तैयार किया गया है उसके लिहाज से टीचर ने क्लास को सही तौर पर लेकर चली या नहीं लगी। कभी कभार ऐसा होता है टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है, आई कांटेक्ट सही तौर पे नहीं होता, या आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, या टॉपिक के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती होती है, अल्फाज का चुनाव बेहतर है या नहीं है, ठीक है, और उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना था, कहाँ उसे टीचर को तेज़ चलना चाहिए था, कहाँ कम चलना चाहिए था, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, लेसन प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आती है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे अहम चीज़ ये है कि पढ़ाते हुए तलबा का नज़्म व ज़ब्त बरकरार था या नहीं, यानी क्लास में डिसिप्लिन था या नहीं था। क्लास के लिए जो टॉपिक इस्तेमाल किया गया है, क्या टीचर को अंदाज़ा था कि इतने वक्त में स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो इसे एब्जॉर्ब कर लें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक बहुत ड्राई होते हैं और हमें पता होता है कि ये इस 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में मुकम्मल नहीं हो सकेंगे, तो हम उसे 2 से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है क्लासरूम मैनेजमेंट में। फिर आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स में ये देखना है कि क्लासरूम जो है वो एक डाइवर्सिफाइड आपके पास एरिया है, उसमें अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें तलबा की ज़ाती जो है ज़ातियात पे बात ना की जाए, उनकी सखाफ़त, उनके अंदर जो सिनफ़ी इम्तियाज़ है वो, या किसी माजूर किस्म के बच्चे हों, या बच्चों को किसी भी किस्म का ऐसा एहसास ना दिलाया जाए जिसकी वजह से जो है उनके सीखने के अमल को जो है उनका सीखने का अमल मुतासिर हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स में आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम। इसमें आपने ये देखना है कि लर्निंग इन्वायरमेंट वाकई था या नहीं था। कभी कभार प्रिंट मीडिया की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है, किसी चीज़ को समझाने के लिए डिफरेंट चीज़ों की, सपोर्टिंग मटेरियल की या रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कभी कभार हम चीज़ें ले भी आते हैं लेकिन वो इतने अच्छे तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो यहाँ ये देखना है कि क्लासरूम में जो आप सिखाना चाहते थे बच्चे को वो चीज़ें सिखाई गई हैं सही तौर पे, या उसमें किसी किस्म की रुकावटें पेश आई हैं, या तो वो लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे, या आपने जो है वो चीज़ें जो सिलेक्ट की थी वो उस वक्त के लिहाज से अप्रोप्रिएट नहीं थी। फिर उसके बाद आपने लिखना है स्ट्रेंथ ऑब्जर्वर। जो मुशाहिदात लिए हैं आपने, ठीक है, उन मुशाहिदात की पुख्तगी क्या थी, ठीक है, और उनकी उनकी बेसिकली जो स्ट्रेंथ का मतलब है कि मतलब ताकत, आपने क्या चीज़ें नोट की हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान कि जिसने आपको इस बात पे मजबूर कर दिया है कि ये टीचर्स के लिए बेहतरीन चीज़ें थी। फिर बेहतरी के लिए तजावीज़ देखें। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप बड़े पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके जो है वो आप फीडबैक दीजिएगा कि इन इन चीज़ों में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। जैसे हम सजेशन देते हैं ना कि अगर ऐसा कर लिया जाता तो और बेहतर होता। एक चीज़ आप ये कहें कि आपने ये किया, ये बहुत गलत किया, तो ये नहीं, आप कहते हैं ये अच्छा, ये था अच्छा
लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर लेते तो ये और अच्छा हो जाता। तो आपने फिर आखिर में क्या देना है, ओवरऑल अपना फीडबैक देना है या इफेक्टिवनेस बतानी है लेसन। उसके बाद आ जाइए आपके पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद अब आप कहाँ जाएंगे, फील्ड में जाएंगे। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके पास एक तो डे वाइज ये लिखा हुआ है, फील्ड नोट्स में डे लिखा हुआ होगा, कौन से दिन गए आप, उस पर डेट डालनी है आपने, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा क्या डालनी है। अब जो आपके रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब ही ये कि आप ये बता रहे कि आपने जो देखा वो क्या देखा, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे फील्ड नोट्स में आप पहले दिन लाइब्रेरी चले गए फॉर एग्जांपल, दूसरे दिन आप ऑफिस चले गए, ठीक है, तीसरे दिन आप स्टाफ रूम चले गए, चौथे दिन प्ले एरिया चले गए, पाँचवें दिन क्लर्क रूम चले गए, छठे दिन साइंस लैब चले गए, सातवें दिन कैंटीन चले गए, आठवें दिन अगर स्कूल में कोई सिक रूम वगैरह अवेलेबल है या कोई एक्स्ट्रा प्लेस है तो वहाँ चले गए, कंप्यूटर लैब चले गए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा किसी दिन आप फर्स्ट असेंबली के टाइम पहुंच गए तो प्रे टाइम की ऑब्जर्वेशन ली आपने कि प्रे में बच्चे कैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, कितना टाइम होता है उसमें, कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी बच्चों ने। उसके बाद फिर आपका ऑफ टाइम है और किसी दिन ऑफ टाइम में रुक के देखें कि क्लासेस में छुट्टी हो रही है तो बच्चों का नज़्म ज़ब्त बरकरार है, किस तरीके से जा रहे हैं वो, क्लास टीचर्स मॉनिटर कर रहे हैं उनको। फिर आपके पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ले लें, ठीक है, एक क्लास में चले गए, दूसरी क्लास में या तीसरे क्लास में, इस तरह आपको 40 डेज़ के फील्ड नोट्स करने हैं। फॉर एग्जांपल पहले दिन आप लाइब्रेरी चले गए तो आपने जाके देखना है लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, उसमें कितनी अलमारियाँ हैं, कितनी किताबें, कौन से कोर्स की किताबें हैं, ठीक है, क्या सारी चीज़ें मैनेज हैं वहाँ पर, बच्चे उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, कैसी किताबें अवेलेबल हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने फील्ड नोट्स में लिखनी है। उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सैम्पल लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, ये एक क्लास टीचर है मिस्टर आमिर और वो कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, सेकंड को भी पढ़ाते हैं, थर्ड को भी पढ़ाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं उनकी क्लास में, 27, और कितनी देर की क्लास है उनकी, 30 मिनट्स की। अब सब्जेक्ट मैटर नॉलेज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, गुड कमांड ऑन सब्जेक्ट शो हिज मास्टर स्किल्स, यानी अगर वो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वाकई उन्हें अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है। ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है वेल ऑर्गेनाइज लेसन, उनका लेसन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड, फुली प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल तैयार थे जहनी तौर पर भी और फिज़िकली भी। उसके बाद लिखा है समराइज द लेसन इन गिवन टाइम, उन्होंने अपना लेसन जो है वो टाइम पर दिया पूरे, ऐसा ना हो कि टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया या ऐसा ना हो टाइम से बाद तक उनको टाइम लेना पड़ा। अक्सर ऐसा हो जाता है बेल बज जाती है, बाहर दूसरा टीचर खड़ा होता है लेकिन पहला टीचर नहीं जाता। उसके बाद है आपके पास रैपर्ड विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ उनका कैसा ताल्लुक था, इंटरेस्ट सीकिंग लेसन, स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे उनके लेसन के अंदर, फेयर एंड इम्पार्शल, बहुत ही ज़्यादा वाजे और अच्छा था, फुली चार्ज लेसन, ठीक है, उनका लेसन ऐसा था कि बच्चे हर वक्त चार्ज रहे, कोई सोया नहीं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं हुआ, मोटिवेशन भी मिलती रही स्टूडेंट्स को, मुस्तकिल तौर पर जवाब दे रहे थे। टीचिंग मेथड्स, उन्होंने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया, ग्रुप एक्टिविटी कराई, ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटी भी करवाई, ठीक है। इसके अलावा इंटायर लेसन्स जो है, एग्जाम्पल्स क्या है उनकी लेसन्स आपके पास जो है वो सेंचुरीज, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सारी की सारी चीज़ें, कोशिश करें कि अगर ग्रुप मेथड है तो आपके पास ग्रुप मेथड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कराई हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन। अब देखिए ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिव नोट लिखा है, मैथमेटिक्स की क्लास है आपके पास, ठीक है, लिखा है व्हेन इट विजिट अ मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 8 all of the girls participate in class to solve the problem, सारे बच्चे जो हैं वो बैठ के क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। टीचर कॉल ऑल स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, टीचर ने आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू किया, एंड शी इन्वॉल्व इन ऑल स्टूडेंट्स, और वो खुद भी तमाम स्टूडेंट्स के साथ मिल गई। सम स्टूडेंट्स आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो तैयार थे कि वो बोर्ड पर आकर सवाल जो है वो हल कर सकें। टीचर एंड स्टूडेंट्स यूज़ वाइट बोर्ड, टीचर और स्टूडेंट दोनों ने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, एंड मार्कर टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस। टीचर यूज़ मोटिवेटेड वर्ड्स, मोटिवेशनल वर्ड्स, टीचर ने बहुत अच्छे जो हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिले। आगे लिखा हुआ है आपके पास स्टूडेंट्स टू
वर्क हार्ड, जिससे स्टूडेंट्स को जो है वो हिम्मत मिलेगी, वो और ज़्यादा सख्त मेहनत करें। नील स्टूडेंट्स आर एक्टिव, नील स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड शफल डेली इन द क्लासरूम। ठीक है, जो इन्होंने लिखा है नील स्टूडेंट्स आर एक्टिव, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो कि एक्टिव नहीं था, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था नील स्टूडेंट्स आर इनएक्टिव, कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं था जो कि इनएक्टिव था और उसको किसी और क्लास में शफल किया गया। अब देखें मेंटोर्स ने क्या कमेंट्स लिखे हैं। लिखा है शी ऑब्जर्व द क्लास, शी ऑब्जर्व द क्लास, पता नहीं ये क्या लिखा है लेकिन आप यहाँ लिख लीजिएगा, शी ऑब्जर्व द क्लास केयरफुली। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लास ऑब्जर्व की एंड हेल्प स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग थर्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जुमला गलत लिखा है कि आपके पास के यहाँ पर जो मेंटोर है वो कभी भी जब क्लासरूम में जाएगा तो वो स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करेगा। जब आप क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन लेने के लिए जा रहे हैं तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि ऑब्जर्वर का काम सिर्फ देखना होता है, ना वहाँ आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि ये गलत कर रहा है, ना ये कह सकते हैं ये सही कर रहा है, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये रॉन्ग कमेंट्स लिखवाए गए ताकि आपको बताया जा सके कि ये गलत लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा हुआ है इन स्ट्रेंथ ऑब्जर्व, तो यहाँ पर लिखा है वेल प्रिपेयर्ड लेसन, बहुत ही आला किस्म का जो है वो लेसन था। कॉन्फिडेंस वेल, बहुत ही अच्छे किस्म से पुरअतमाद तरीके से उन्होंने पेश किया। स्ट्रक्चरल लेसन, तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तौर पे उसकी साख तैयार की हुई थी लेसन की। एंड परफेक्ट टीचिंग, और बहुत अच्छी टीचिंग थी। ये उनके क्या थे, स्ट्रेंथिंग एरियाज थे। अब यहाँ पे सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ओनली स्टूडेंट सिटिंग लेआउट इन द पॉइंट वेयर इम्प्रूवमेंट, यानी स्टूडेंट्स के बैठने का जो अंदाज था अगर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए या यू शेप में बिठा दिया जाए उनकी सिटिंग, या उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ये इम्प्रूवमेंट के लिए और अच्छा हो जाता। ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द टीचिंग इफेक्टिवनेस, इन्होंने क्या लिखा है, ओवरऑल इट वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड लेसन था। ठीक है, डिलीवरी बाय द मिस जोहरा इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मिस जहरा ने जो लेसन दिया वो तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, ये देखिए मैंने फिल की, ये सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, शी ऑलवेज शोज़ गुड कमांड एंड नॉलेज, शी ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, उन्होंने तमाम चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज की। शी होल्ड इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट बरकरार रखा। ठीक है, ये आप ये भी कह सकते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज थ्रू आउट द लेसन मेंटेन। ठीक है, शी यूज रिलेवेंट टीचिंग मेथड, उन्होंने सही टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया। उसके बाद ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिव नोट लिखा हुआ है एक जगह का कि लाइब्रेरी में या असेंबली के टाइम का है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंची शार्प एट 7:30, जबकि 7:30 बज रहे थे, बिफोर असेंबली, असेंबली से पहले। ठीक है, एज आई रीच अर्ली, एज आई रीच्ड अर्ली, जैसे ही मैं स्कूल पहुंची। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो थे वो कतार बना रहे थे, क्यू बना रहे थे। ठीक है, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट था वहाँ पे। उसके बाद असेंबली स्टार्ट हुई, असेंबली के अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो थे वो तमाम क्लासेस के मौजूद थे, तमाम टीचर्स मौजूद थे, उनको जो असाइन किए गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कर रहे थे। ग्रेड वाइज, क्लासरूम वाइज जो है वो क्यूज़ बनी हुई थी और फिर सारे स्टूडेंट्स अरेंज हो गए। फिर कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने तिलावत की, तिलावत करने के बाद जो है वो प्रेयर्स हुई, प्रेयर्स होने के बाद कौमी तराना पेश किया गया और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपने लिखनी है। फिर जो आपका मेंटर था जो आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आपने क्या ऑब्जर्व किया उसके कमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। जब आप ये लिख रहे हो आपकी इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होता है ना वो वर्ड्स का होता है। ठीक है, तो वर्ड्स यहाँ पर बहुत अच्छे इस्तेमाल करने हैं। मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली, आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं उनका अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करें। जैसे स्कूल का टाइम टेबल है, क्लासरूम टीचर्स हैं, ठीक है, उनका टाइम टेबल है, सब्जेक्ट टीचर्स का टाइम टेबल है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से अरेंज करनी है। अरेंज सिक्वेंसेस, आपने सिक्वेंस बनानी है कि कब कौन से दिन मुझे जाना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बी केयरफुल अबाउट द एथिक्स, कहीं पे भी जाके अखलाकियात का ख़ास ख्याल रखिए। देखिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जो स्कूल वालों के लिए और आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने।
बी श्योर डोंट यूज़ एनी थिंग विच यू डिडंट ऑब्ज़र्व। कोई ऐसी चीज़ मत लिखें जो कि आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं आई लेकिन आपने सुना हो। तो आपको यहाँ पर अपनी परसेप्शंस नहीं देनी है, जो आपने ऑब्जर्व किया है सिर्फ वही लिखना है। नो नीड टू पुट मोर एंड नो नीड टू राइट इनकम्प्लीट वर्ड्स। ना तो चीज़ों को जो है वो आपने नामुकम्मल तौर पे छोड़ना है और ना ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन देखी गई है सिर्फ वही लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की मज़ीद 8608 की और 8613 की वीडियोस भी आती रहेंगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।